नमस्कार। आज हम जिस विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं उसका नाम है तुलनात्मक लोक प्रशासन। जिसे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सीपीए भी कहते हैं। हाँ, अब ये नाम सुनने में थोड़ा कह सकते हैं अकादमिक और भारी भरकम लगता है, लेकिन इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं, और ये इस विषय के जन्म, इसके सुनहरे दौर, फिर इसके लगभग खत्म हो जाने और फिर एक नए अवतार में वापस आने की पूरी दास्तान बताते हैं। तो हमारा मकसद है इस अकेडमिक कहानी के पीछे छिपे ड्रामा को समझना। चलिए शुरुआत एक हैरान करने वाले तथ्य से करते हैं। आज हमें यह बहुत स्वाभाविक लगता है कि अगर प्रशासन को समझना है तो अलग अलग देशों की तुलना तो करनी ही होगी। ये तो बेसिक लगता है। लेकिन 1950 के दशक से पहले यह एक क्रांतिकारी विचार था। तब तक लोक प्रशासन का मतलब था मोटे तौर पर अमेरिकी प्रशासन का अध्ययन। हाँ, मतलब एक तरह का एकाधिकार था विचारों पर। ऐसा माना जाता था कि जो अमेरिका में काम कर रहा है वही सबसे अच्छा है और उसे ही हर जगह लागू किया जाना चाहिए। और यहीं पर मुझे लगता है इस विषय का असली मर्म छुपा है। बिल्कुल। तुलनात्मक लोक प्रशासन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम भारत, अमेरिका और चीन की नौकरशाही की एक लिस्ट बना दें। सही। इसका असली मकसद उस क्यों को समझना है। क्यों एक प्रशासनिक व्यवस्था किसी देश में सफल होती है और दूसरे में असफल। ये इस विचार को जड़ से चुनौती देता है कि प्रशासन का कोई एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। तो ये कहता है कि हर देश की व्यवस्था अलग है। हाँ, ये कहता है कि हर देश की प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ की संस्कृति, समाज और इतिहास के पानी में पलने वाली मछली की तरह है। आप मछली को पानी से अलग करके नहीं समझ सकते। तो अगर ये विचार इतना जरूरी था तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले क्या कोई इस तरह से सोच भी रहा था? कुछ धुंधले संकेत तो थे। 1887 में वुडरो विल्सन, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, अच्छा, उन्होंने एक निबंध में लिखा था कि हमें अमेरिकी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए यूरोपीय देशों से सीखना चाहिए। लेकिन ये बस एक चिंगारी थी जिसने कोई आग नहीं लगाई। मतलब एक व्यवस्थित अध्ययन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दौर में ज्यादातर ध्यान वैज्ञानिक प्रबंधन जैसी चीजों पर था, जहां माना जाता था कि दक्षता के कुछ सार्वभौमिक नियम हैं जो हर जगह काम करेंगे। तो अगर विल्सन के समय में ये सिर्फ एक चिंगारी थी, तो असली आग कब और कैसे लगी? वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने इस चिंगारी को एक पूरे अकादमिक आंदोलन में बदल दिया? असली शुरुआत हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और 1952 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हुई कॉन्फ्रेंस को इसका औपचारिक लॉन्च पैड माना जा सकता है। अच्छा। लेकिन इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़े कारण थे जिन्होंने मिलके एक, कह सकते हैं, परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर दिया। 3 कारण। हाँ, पहला कारण पूरी तरह से अकादमिक था। रॉबर्ट डाल और ड्वाइट वाल्डो जैसे विद्वानों ने लोक प्रशासन के पारंपरिक अमेरिकी नजरिए पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। डाल ने तो एक बहुत शक्तिशाली तर्क दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम प्रशासन पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक माहौल के असर को नहीं समझते, तब तक हम उसे विज्ञान नहीं कह सकते। बिल्कुल। उनका पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का विचार यही था। प्रशासन को उसके माहौल से अलग करके नहीं देखा जा सकता। और मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा से ज्यादा कुछ था। उस दौर की राजनीति, यानी शीत युद्ध, भी तो एक बड़ा कारण रहा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अकादमिक दुनिया कभी भी राजनीति से अलग नहीं रह सकती। शीत युद्ध ने असल में तुलनात्मक लोक प्रशासन के लिए एक प्रयोगशाला तैयार कर दी। कैसे? दुनिया 2 खेमों में बटी थी, अमेरिकी और सोवियत। अमेरिका नए नए आजाद हुए देशों को, जैसे भारत, पाकिस्तान और अफ्रीका के कई देश, अपनी तरफ खींचना चाहता था। सही। इसके लिए वो उन्हें तकनीकी और आर्थिक मदद दे रहा था। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि आप अमेरिकी प्रशासनिक मॉडल को सीधे किसी और देश में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का माहौल अलग था। हाँ, उन देशों की अपनी चुनौतियां थीं, अपनी सामाजिक संरचना थी। उन्हें समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन जरूरी हो गया। ये सिर्फ मदद देने के बारे में नहीं था, ये साम्यवाद को रोकने की एक बड़ी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। वाह, तो आपके पास अकादमिक जरूरत है, राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन किसी भी बड़े अकादमिक आंदोलन को चलाने के लिए पैसे की भी तो जरूरत होती है। वो कहाँ से आया? और ये कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है, वित्तीय सहायता।
फोर्ड फाउंडेशन जैसे बड़े संगठनों ने इस क्षेत्र में शोध के लिए दिल खोलकर पैसा दिया। अच्छा, तो फंडिंग भी एक बड़ा फैक्टर था। बहुत बड़ा। इस पैसे ने ही विद्वानों को दुनिया भर में जाकर रिसर्च करने, कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और नए विचार विकसित करने का मौका दिया। तो जब एकेडमिक सोच, भू राजनीतिक जरूरत और पैसा एक साथ मिलते हैं तो एक नए विषय का जन्म होता है। तो इन तीनों ताकतों ने मिलकर 1960s के दशक में वो माहौल बनाया जिसे इसका सुनहरा दौर या गोल्डन एरा कहा जाता है। इस दशक में ऐसा क्या खास हुआ जिसने इसे इतना महत्वपूर्ण बना दिया? इस दशक में ये विषय सिर्फ कुछ विचारों का समूह नहीं रहा, बल्कि इसने एक संस्थागत रूप ले लिया। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह यानी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप या CAG की स्थापना हुई। CAG? हाँ, और इसके अध्यक्ष थे फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, जिन्हें इस क्षेत्र का पितामह माना जाता है। CAG? हाँ, एक थिंक टैंक की तरह था जिसने इस क्षेत्र को बौद्धिक नेतृत्व दिया, और रिग्स ने कुछ बहुत ही प्रभावशाली विचार दिए। जैसे उनका वो पिज़मियलिजसी मॉडल है ना, ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? देखिए, रिग्स का विचार क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि विकासशील देश ना तो पूरी तरह से पारंपरिक यानी कृषि प्रधान होते हैं और न ही पूरी तरह से आधुनिक। बिल्कुल, वे बीच की एक स्थिति में होते हैं जिसे उन्होंने प्रिज्म कहा। जैसे प्रिज्म से गुजरकर रोशनी कई रंगों में बढ़ जाती है, वैसे ही इन समाजों में परंपरा और आधुनिकता के कई रंग मिले जुले होते हैं। मतलब दफ्तरों में नियम कानून तो आधुनिक हैं। हाँ, लेकिन काम अक्सर भाई भतीजावाद और पारिवारिक संबंधों से होता है। यह एक बाजार कैंटीन अर्थव्यवस्था की तरह है। ये विचार उन दिनों के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि इसने पहली बार कहा कि इन देशों को समझने के लिए हमें एक नया चश्मा चाहिए। अमेरिकी चश्मा यहाँ काम नहीं करेगा। तो सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि तुलनात्मक लोक प्रशासन ही भविष्य है। लेकिन फिर, जैसा अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया। और 1970 का दशक आते आते ये सुनहरा दौर अचानक खत्म होने लगा। ये रॉकेट की तरह ऊपर तो गया, लेकिन इसका ईंधन बहुत जल्दी खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ? इसके पतन के पीछे भी कई कारण थे, और यहीं पर इस कहानी का पहला बड़ा सबक छिपा है। सबसे पहला कारण था कि ये विषय आइवरी टावर का शिकार हो गया। आइवरी टावर? मतलब विद्वान जमीन पर काम आने वाले समाधान देने के बजाय सिर्फ एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जटिल और सैद्धांतिक मॉडल बनाने लगे। वो ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो सिर्फ वही समझ सकते थे। अच्छा, तो प्रैक्टिकल नहीं रहा? बिल्कुल। उन्होंने प्रशासन की समस्याओं को सुलझाने के बजाय उसे और जटिल बना दिया। ये किसी भी अकादमिक विषय के लिए एक चेतावनी है कि अगर वो जमीन से कट जाए तो उसका पतन निश्चित है। और जमीनी हकीकत से कटने का सबसे बड़ा सबूत शायद उस दौर की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता में मिला होगा। मेरा मतलब है वियतनाम युद्ध। बिल्कुल, वियतनाम युद्ध एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। अमेरिकी प्रशासन अपनी पूरी तकनीकी और सैन्य ताकत के साथ वहां बुरी तरह विफल रहा। इसने इस मिथक को तोड़ दिया कि अमेरिकी मॉडल और सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ और अपराजय हैं। जब आपका सबसे बड़ा उत्पाद ही बाजार में फेल हो जाए तो आपकी विश्वसनीयता पर सवाल तो उठेंगे ही। इस सब को सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये पूरा प्रयास एक तरह से अकादमिक साम्राज्यवाद नहीं था? ये एक बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब दूसरे देशों को समझने की कोशिश, ताकि उन्हें अमेरिकी नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था में बेहतर तरीके से फिट किया जा सके। देखिए, कई आलोचकों ने ये बात कही भी है। ये सच है कि इसके पीछे एक भू राजनीतिक एजेंडा था, लेकिन ये कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि ये सिर्फ वही था। अच्छा। इसके पीछे एक सच्ची बौद्धिक जिज्ञासा भी थी। फ्रेड रिग्स जैसे लोग वास्तव में ये समझना चाहते थे कि समाज कैसे काम करते हैं। लेकिन हाँ, एक तनाव हमेशा बना रहा, क्या ये ज्ञान के लिए है या नियंत्रण के लिए? और शायद इसी वजह से फंडिंग भी बंद हो गई। सही। जब इसके व्यावहारिक नतीजे नहीं दिखे और वियतनाम में विफलता मिली, तो 1966 के आसपास फोर्ड फाउंडेशन ने फंडिंग देना बंद कर दिया। तो मतलब सिद्धांत बहुत भारी हो गए, जमीनी हकीकत ने पोल खोल दिए और फिर पैसे की सप्लाई भी बंद हो गई। हाँ, और एक आखिरी कील ताबूत में ये थी कि ये क्षेत्र कोई एक भव्य सिद्धांत या ग्रैंड थ्योरी बनाने में असफल रहा। मतलब ये कोई एक ऐसा सार्वभौमिक नियम नहीं बना पाया जो हर देश के प्रशासन की व्याख्या कर सके। और इन सब का मिला जुला नतीजा ये हुआ कि 1973 में CAG को भंग कर दिया गया। हाँ, एक पूरा अकादमिक आंदोलन लगभग खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। तो क्या तुलनात्मक लोक प्रशासन इतिहास की किताबों में दफन हो गया, या इसने खुद को फिर से खड़ा किया? इसने खुद को सिर्फ खड़ा नहीं किया,
बल्कि एक बिल्कुल नए और ज्यादा प्रासंगिक रूप में पुनर्जीवित किया। 1980s का जो नया तुलनात्मक लोक प्रशासन था वो पुराने वाले से बहुत अलग था। इसका दायरा बहुत व्यापक हो गया। कैसे? 1960 का सीपीए मुख्य रूप से केवल राष्ट्र राज्यों और उनकी नौकरशाही पर केंद्रित था। लेकिन 1980 के दशक में दुनिया बदल रही थी। अब संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ज्यादा शक्तिशाली हो रहे थे। और एनजीओस की भूमिका भी बढ़ रही थी। बिल्कुल, गैर सरकारी संगठन और बाजार, इन सब की भूमिका भी बढ़ रही थी। नए सीपीए ने इन सभी को अपने अध्ययन के दायरे में शामिल किया। यानी अब फोकस सिर्फ सरकार पर नहीं रहा, बल्कि शासन प्रशासन से जुड़ी हर संस्था पर चला गया। हाँ, और एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि अब फोकस सिर्फ बड़े बड़े सिद्धांत गढ़ने पर नहीं रहा, बल्कि जमीनी समस्याओं को सुलझाने पर आ गया। मतलब ज्यादा व्यवहारिक हो गया। बहुत ज्यादा। इसे एकेडमिक भाषा में सबअल्टर्न स्टडीज का प्रभाव कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है प्रशासन को उन लोगों के नजरिए से समझना जो हाशिए पर हैं। ये एक टॉप डाउन के बजाय बॉटम अप अप्रोच थी। स्रोतों में मिनोब्रुक सम्मेलनों का भी जिक्र है, जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक तरह के बैरोमीटर माने जाते हैं। वो इस पतन और पुनरुत्थान की कहानी को कैसे दर्शाते हैं? हाँ, ये बहुत मजेदार बात है जो आपने पकड़ी। मिनोब्रुक सम्मेलन इस पूरी यात्रा का आईना है। अच्छा। 1968 का पहला सम्मेलन, जब सीपीए अपने चरम पर था, उसमें इस विषय पर बस एक पेपर प्रस्तुत किया गया था। सिर्फ एक? हाँ, और 1988 का दूसरा सम्मेलन, जब यह क्षेत्र लगभग मर चुका था, उसमें इस पर एक भी पेपर नहीं था। एक भी नहीं? एक भी नहीं। लेकिन 2008 का तीसरा सम्मेलन, वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय था। उसमें अमेरिका के अलावा चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, हर जगह के विद्वान थे। ये दिखाता है कि लोक प्रशासन अब किसी एक देश यानी अमेरिका की जागीर नहीं रहा था। ये विषय सही मायनों में वैश्विक हो चुका था। तो ये हमें आज के दौर में ले आता है, एक ऐसी दुनिया जिसे थॉमस फ्रीडमैन ने सपाट कहा है, जहां तकनीक, व्यापार और वैश्वीकरण ने देशों के बीच की दीवारों को बहुत हद तक गिरा दिया है। आज का सीपीए कैसा दिखता है? आज का सीपीए शायद पहले से कहीं अधिक तुलनात्मक है। अब फोकस उन मुद्दों पर है जो किसी एक देश की सीमाओं में नहीं बंधे हैं, जैसे आतंकवाद या साइबर क्राइम। हाँ, आतंकवाद, साइबर क्राइम, मानवाधिकार, पर्यावरण का संकट या वैश्विक महामारियां। इन समस्याओं का समाधान कोई एक देश अकेले कर ही नहीं सकता। सही बात है। इसके लिए देशों को एक दूसरे से सीखने और मिलकर काम करने की जरूरत है, और यहीं पर तुलनात्मक प्रशासन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि अब विचारों का प्रवाह भी बदल गया है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा बदलाव है। 60 के दशक में ज्ञान का प्रवाह एक तरफा था, अमेरिका से बाकी दुनिया की ओर, और आज ये बहुदिशात्मक है। गवर्नेंस और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जैसे बड़े विचार पहले यूरोप, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देशों में उभरे और फिर अमेरिका पहुंचे। अच्छा। हाँ, अब विकासशील देश भी प्रशासन के नए नए मॉडल पेश कर रहे हैं, जिनसे दुनिया सीख रही है। ये दिखाता है कि ज्ञान अब किसी एक जगह का बंधक नहीं है। तो कुल मिलाकर तुलनात्मक लोक प्रशासन की कहानी एक ऐसे विषय की है जो सिर्फ अकादमिक किताबों के लिए नहीं है। यह एक ऐसे लेंस की तरह विकसित हुआ है जो आज की उलझी हुई वैश्विक चुनौतियों को समझने के लिए बेहद जरूरी है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि किसी भी प्रशासनिक प्रणाली को उसकी संस्कृति और सामाजिक पारिस्थितिकी से काटकर नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल, और ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे एक अकादमिक क्षेत्र भू राजनीति, फंडिंग और व्यावहारिक विफलताओं से सीधे तौर पर प्रभावित होता है, और फिर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए समय के साथ विकसित होता है। हाँ, ये सिर्फ सिद्धांतों की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के बदलने के साथ साथ ज्ञान के बदलने की भी कहानी है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोता के लिए एक विचार। स्रोतों में इस बात पर चर्चा हुई है कि कैसे सीपीए अब अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के साथ घुल मिल रहा है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या भविष्य में जब हम जलवायु परिवर्तन या अगली वैश्विक महामारी जैसी समस्याओं का सामना करेंगे, तो राष्ट्रीय लोक प्रशासन की अवधारणा ही अप्रासंगिक हो जाएगी? क्या तब हमें अलग अलग देशों की प्रणालियों की तुलना करने के बजाय एक सच्चे वैश्विक लोक प्रशासन के ढांचे की आवश्यकता होगी?